वेलकम टू ई कंटेंट। श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद। आज का विषय है मानव पर्यावरण समायोजन एवं अंतर संबंध, जिसके अंतर्गत हम एक बहुत ही पुरानी जनजाति, विश्व की जनजाति जो कि विश्व के सबसे ठंडे प्रदेशों में रहती है, एस्किमो, किस तरह से एस्किमोस अपने पर्यावरण के साथ सहसंबंध बनाते हुए हजारों लाखों वर्षों से पर्यावरण के साथ रह रहे हैं। यह विषय बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत मैदेस विश्वविद्यालय ने दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एस्किमो रहते कहाँ हैं। मुख्यतः जो एस्किमो हैं वो उत्तरी अमेरिका, बैफिनलैंड और ग्रीनलैंड अर्थात उत्तरी कनाडा का जो उत्तरी हिस्सा है, अर्थात 65 डिग्री उत्तर से 70 डिग्री उत्तर के मध्य इनका निवास स्थान है। इनकी जो भौगोलिक स्थिति है उसी से पता चलता है कि यहाँ पर का जो धरातल है वो हिमनद के प्रभाव के कारण बहुत कटा फटा है, और इसी कटे फटे धरातल के होने के साथ साथ यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत विषम है। पूरे वर्ष भर में अधिकांश समय लगभग 9 महीने यहाँ पर कठोर शीत ऋतु रहती है, अर्थात जो दिन का तापमान है या वो -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। अमूमन इन 9 महीनों में जो तापमान है वो माइनस हिमांक बिंदु से नीचे ही रहता है, -30 डिग्री से -40 डिग्री के बीच ही रहता है। और ये वो क्षेत्र है जहां पर शीत ऋतु में ब्लिजर्ड्स अर्थात जो स्नो के साइक्लोन्स चलते रहते हैं, तो तूफानों के कारण यहाँ की जलवायु और भी विषम हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु या वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटे समय की होती है, ये लगभग 3 महीने की होती है, और इसमें भी जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से कुछ जगहों पर ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आ पाते हैं। सिर्फ जो वहाँ परमाफ्रॉस्ट है, अर्थात जो वहाँ का धरातल परमानेंटली बर्फ से ढका हुआ है, स्नो जमी हुई है, वो पिघलना शुरू कर देती है, तो धरातल नजर आने लगता है, और उसके कारण जो वनस्पति है वहाँ पर वो सिर्फ काई, छोटी छोटी घास और छोटी मोटी झाड़ियां, फूल, ये वहां की प्राकृतिक वनस्पति है। अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो वहां पर मुख्यतः ध्रुवीय भालू, रेंडियर, कैरिबू, लोमड़ी, और इसके अलावा क्योंकि वो ये क्षेत्र बहुत समुद्र के नजदीक है, तो अटलांटिक महासागर के नजदीक बैफिन बे के होने के कारण वहां पर वालरस, व्हेल और सील मछलियां, प्रमुखतः सील मछलियां वहां पर मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था वहां होगी। वहां पर जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः आखेट पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि वहां पर वनस्पति विहीन है, तो अर्थात भोजन एकत्रीकरण का और कोई साधन नहीं है। सिर्फ जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें थोड़ी बहुत जो काई है या छोटी छोटी घास है वो इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन वो भोजन के बहुत ज्यादा काम नहीं आती। लेकिन वहां आखेट वहां 3 प्रकार का है, 3 मौसमों में वो ऋतुओं में वो आखेट करते हैं। एक है शीतकालीन आखेट, दूसरा वसंतकालीन आखेट, और तीसरा है ग्रीष्मकालीन आखेट। ये तीनों ही आखेट जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन आखेटों में ये हार्पून का उपयोग करते हैं। अगर हम देखें तो शीतकाल में सील मछली को पकड़ने के लिए ये समुद्र के किनारे आ जाते हैं, और समुद्र के किनारे ये बर्फ की जो पतली तह है उसके नीचे सील मछली छेद बनाकर सांस लेने के लिए छेद बनाती है। तो ये क्या करते हैं कि व्हेल मछली की हड्डी को वहां लगा देते हैं उस छिद्र पर, और उस छिद्र के हिलने की जैसे ही प्रक्रिया होती है वैसे ही
ये हार्पून नामक अपने अस्त्र को लेकर वो उस छिद्र में घोंप देते हैं और सील मछली का शिकार कर लेते हैं। तो ये तो हुई। और इस सील मछली को वहां से लाने के लिए ये नावों का उपयोग करते हैं, खास तौर पर ये उमियाद का उपयोग करते हैं। दूसरा है वसंतकालीन आखेट। वसंत काल में जो मछलियां हैं वो खास तौर पर इकट्ठी होकर अपने समुद्री तट पर आ जाती हैं और ये जो समुद्री तट पर मछलियां आ जाती हैं तो ये अपने पालतू कुत्तों को उनको सूंघने के लिए भेज देते हैं। दूसरा, ये सील की मछली का ही टोपी लगाकर धीरे धीरे बिल्कुल रेंगते हुए सील मछलियों के झुंड तक पहुंचते हैं और हार्पून नामक अपने अस्त्र से ये मछली का शिकार करते हैं। तीसरा है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्म काल में ये न केवल ये समुद्री तट से अंदर की ओर चले जाते हैं और इस दौरान ये अन्य जंगली जीवों का, जिनमें रेंडियर, कैरिबू, ध्रुवीय भालू, लोमड़ी ये प्रमुख हैं, इनका शिकार करते हैं। तो इनका जो है, अब हम बात करेंगे कि ये भोजन क्या करते हैं। अगर हम भोजन की बात करें तो जैसा कि अभी तक आपने देखा कि इस प्रकार के भौगोलिक वातावरण में जब कुछ मिलता ही नहीं, सिर्फ शिकार मिलता है, अर्थात वन्य जीवों का शिकार करना ही इनका प्रमुख धंधा है, तो आखेट के ऊपर जीवित रहने के कारण ये मांस का उपयोग करते हैं, वन्य जीवों के मांस का उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर हमने देखा कि यहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है वहां पर लकड़ियों का अभाव है, पेड़ पौधों का अभाव है, इसलिए ये वन्य जीवों के मांस को कच्चा ही खाते हैं। अर्थात जो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ अगर हम लें तो शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले। तो इस कारण से ये मुख्यतः कच्चा मांस का प्रयोग करते हैं। अब वस्त्र, जो भी वहां प्राकृतिक वातावरण में उपलब्ध है, हमने देखा सिर्फ जानवरों की खालें, चाहे वो श्री मछली की हो, रेंडियर की हो, ध्रुवीय भालू की हो, तो ये वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र को, अर्थात जो जानवरों की खाल है, उसको वस्त्र के रूप में उपयोग लाते हैं। लेकिन ये दो वस्त्र पहनते हैं। पहला, जानवर की खाल को जो बाल हैं वो अंदर की तरफ रखते हैं और दूसरे जो वस्त्र उसके ऊपर पहनते हैं वो बाल को बाहर की तरफ रहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों वस्त्रों के बीच में जो वायु है वो ऊष्मारोधक का काम करती है और शरीर को गर्म रखती है। तो ये पूरे के पूरे शरीर को ढककर रहते हैं। पैर में वही चमड़े के जूते पहनते हैं, टोपी पहनते हैं पूरे शरीर को। और दूसरा, वहां पर क्योंकि हिम है, हिम होने के कारण ये व्हेल मछली की जो हड्डी है उसमें छेद करके ये चश्मा पहनते हैं ताकि जो रिफ्लेक्शन है स्नो का वो इनकी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए। फिर अब बात करेंगे निवास गृह की। ये किस प्रकार के घरों में रहते हैं। हम अगर देखें तो पूरे विश्व में जहां जहां भी जनजातियां रहती हैं वो जो लोकली अवेलेबल मटेरियल्स हैं उन्हीं से अपना घर बनाती हैं। तो अर्थात इस तरीके के वातावरण में यहाँ पर क्या उपलब्ध है, बर्फ उपलब्ध है, पत्थर उपलब्ध है, तो और जानवरों की खाल उपलब्ध है। तो ये मुख्यतः सर्दियों में इग्लू बनाते हैं जो कि बर्फ का घर होता है। अर्थात बर्फ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर चौकोर बनाकर उनको लगाते हैं। जो इग्लू है उसका जो व्यास है वो लगभग 3.5 मीटर का होता है और जो ऊंचाई है वो लगभग 2.5 मीटर की होती है, 2.7 मीटर। ठीक है, लेकिन इसमें घुसने के लिए ये एक सुरंग नुमा पतली सुरंग बनाते हैं और रेंग कर ही अंदर जाते हैं। इग्लू की बर्फ पिघले नहीं, इसके लिए ये इग्लू के अंदर जो सील मछली की खाल है उसको लगाते हैं ताकि बर्फ और खाल के बीच में जो एयर है वो ऊष्मारोधक का काम करे, एक तरफ अंदर गर्म रखे और बाहर बर्फ को पिघलने ना दे। ग्रीष्म काल में खास तौर पर जब वसंतकालीन आखेट के लिए ये जाते हैं, समुद्री किनारे जाते हैं, तो ये
सील मछली की खाल का ही तंबू तान कर रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से परिवहन के साधन इनके लिए उपलब्ध हैं। सबसे पहला है स्लेज, जो कि बिना पहियों की गाड़ी होती है, बर्फ पर आसानी से चलती है और इसको रेंडियर या कुत्ते खींचते हैं। ठीक है। दूसरा है कयाक, एक ये छोटी नाव होती है, ये लकड़ी या व्हेल मछली या शार्क व्हेल मछली की हड्डियों की बनी होती है, जिसको कि खाल से ढक देते हैं। इसमें 1, 2 या 3 लोग सवार हो सकते हैं अधिकतम। दूसरा है बड़ी नाव उमियाक। उमियाक खास तौर पर स्त्रियों द्वारा उपयोग में ली जाती है और इसे आखेट के समय जब ये शीतकालीन आखेट करते हैं, ठीक है, तब ये उमियाक के द्वारा ही ये सील मछली को बाहर लेके आते हैं। इनका जो मुख्य, अब तक पता लग गया होगा आपको कि मुख्य जो अस्त्र है वो हार्पून है। हार्पून एक तरह का भाला है जिसको घोंपने के काम भी लिया जा सकता है और फेंक कर भी उपयोग में लिया जा सकता है। खास तौर पर अगर हम देखें तो जब ये शीतकालीन आखेट करते हैं तो ये घोंपने वाले भाले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हाथ से पकड़ के घोंप देते हैं। जब ये जंगली जानवरों का ग्रीष्म काल में आखेट करते हैं तो फेंकने वाले भाले का उपयोग लेते हैं। अगर हम सामाजिक संगठन और संस्कृति की बात करें तो यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है वो बहुत कमजोर और लचर पाया जाता है। इनका जो परिवार का मुखिया है, वो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो परिवार का मुखिया होता है और वो सभी परिवारजनों को पूरी सलाह देता है कि कैसे घर बनाना है, कैसे आखेट करना है। और यहाँ पर जो कुशल आखेटक है, जो कुशल शिकारी है, उसका समाज में मान सम्मान होता है। या इनके अंदर बहुपत्नी प्रथा भी है, एक से अधिक पत्नी रखना, पॉलीएंड्री। अगर हम संस्कृति की बात करें तो जैसा कि मैं पहले भी बताता आया हूं कि जितने भी विश्व के जनजातियां हैं, जो लोग भी पर्यावरण के साथ आज भी सहसंबंध बनाकर पर्यावरण के साथ रह रहे हैं, वे भीरू होते हैं, अर्थात भूत पिशाच में, जादू टोनों में विश्वास करने वाले होते हैं। तो ये भी जादू टोने और भूत पिशाच में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर हम देखें आधुनिक सभ्यताओं का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, तो हम देखते हैं कि आज कनाडा और अमेरिकन के लोगों के साथ, समाज के साथ इनका व्यवहार होना शुरू हुआ है। इस व्यवहार के कारण इनका न केवल भोजन, वस्त्र और आवास में परिवर्तन आया है, बल्कि इनके परिवहन के साधनों में, अस्त्र शस्त्रों में आजकल ये आधुनिक बंदूकें इस्तेमाल करने लगे हैं आखेट के लिए। दूसरा, ये परमानेंट घर बनाकर रहने लगे हैं पत्थर के। दूसरे, वस्त्र पहनने लगे हैं, जो आधुनिक वस्त्र हैं इन तक पहुंच गए हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि जब जैसे ही ये आधुनिकता का इनके ऊपर साया पड़ा है, तब से जो वहां के जीव, जो शिकार का लेवल है वो बढ़ गया है। अब लोग शिकार करते हैं आधुनिक हथियारों के द्वारा, तो अधिकांश वन्य जीवों को ये मार देते हैं। उनका शिकार उनके फर के लिए किया जाता है, क्योंकि ये फर के बदले बहुत सारी चीजें लेते हैं। तो इस तरह से ये आजकल आधुनिक सभ्यताओं के प्रभाव में धीरे धीरे आधुनिक हो रही है। धन्यवाद।